भारत और यूरोपीय संघ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौते पर रुकी हुई वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय संवाद बनाने पर हुए सहमत। हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना के सहयोग को भी बढ़ाने पर हुए सहमत। पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद और लद्दाख में भारत चीन के बीच उपजे गतिरोध पर बैठक पर हुई चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीमा पर रक्षा तैयारियों की जानकारी के लिए कल से 2 दिनों के दौरे पर जाएंगे लेह और श्रीनगर। सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे भी रहेंगे साथ। असम और बिहार में बाढ़ का कहर जारी। असम में 30 जिले हैं, वहां के 40 लाख लोग प्रभावित, 66 लोगों की मौत। बिहार में भी कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त। देश में कोरोना को हराने वाले लोगों की संख्या में लगातार इजाफा। रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 63.25%। देश में कोरोना से 6,12,814 लोग हुए ठीक, जबकि सक्रिय मामले 3,31,146 बिहार में। और वहीं खेलों में 2022 में फीफा विश्व कार्यक्रम की घोषणा। 21 नवंबर 2022 में कतर में होगी शुरुआत। फाइनल मैच 18 दिसंबर को खेला जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। कोरोना महामारी के चलते मार्च महीने में टल गए भारत यूरोपीय संघ सम्मेलन को वर्चुअल तरीके से आयोजित किया गया है, जिसे पीएम मोदी ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों पक्षों के सहयोग को विश्व शांति और स्थिरता के लिए जरूरी बताया, तो कोरोना समेत वैश्विक चुनौतियों पर मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों पक्षों के सहयोग को दुनिया के हित में करार दिया। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 15वें भारत ईयू शिखर सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। ये सम्मेलन ऐसे समय में हुआ जब पूरी दुनिया कोविड-19 जैसी घातक महामारी से जूझ रही है। लिहाजा भारत और ईयू के लिए बैठक का मुख्य केंद्र भी यही था। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत और ईयू की साझेदारी का वैश्विक समुदाय के लिए एक साथ मिलकर काम करना संकट की इस घड़ी में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। कोविड-19 के बाद आर्थिक क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर नई समस्याएं उत्पन्न हो गई। इसके लिए डेमोक्रेटिक राष्ट्रों के बीच अधिक सहयोग की आवश्यकता हम सब महसूस करते हैं। आज हमारे नागरिकों की सेहत और समृद्धि दोनों ही चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर पर विभिन्न प्रकार के दबाव है। ऐसे में भारत ईयू पार्टनरशिप आर्थिक पुनर्निर्माण में और एक मानव केंद्रित और मानवता केंद्रित ग्लोबलाइजेशन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा जैसी बड़ी चुनौतियां भी भारत की प्राथमिकता हैं। यूरोपीय निवेश और भारत के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में तकनीक को लेकर ईयू की संभावनाओं का भी जिक्र हुआ। बैठक में व्यापार और निवेश के मुद्दों पर भी बात हुई। तत्कालीन चुनौतियों के अलावा क्लाइमेट चेंज जैसे लॉन्ग टर्म चैलेंजेस भी हम दोनों के लिए ही प्राथमिकता है। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग को बढ़ाने के हमारे प्रयत्नों में हम यूरोप के इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी का आमंत्रण करते हैं। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने कहा कि भारत और ईयू ऐसे लोकतंत्र हैं जो समान मूल्यों को साझा करते हैं। उन्होंने आतंकवाद जैसी गंभीर चुनौती से निपटने के लिए बहुपक्षीय सहयोग के बढ़ावे पर बल दिया। India and the EU are great democracies. We share common values.
we also believe that multilateral commitments needs to be boosted and supported to combat global challenges, whether it's stability, security, combating terrorism, and so on. And so, Prime Minister, I also want to I'm not only very happy to see you in this video conference, but also want to take this opportunity to express the wish to really see this partnership with India as a political one covering multiple facets of our relationships, but is also a stable, structured, essential partnership, a structural partnership. This is how we see it. सम्मेलन की पूर्व संध्या पर भारत और ईयू ने नागरिक परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया। परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग और शोध के लिए हुआ यह समझौता दशकों से लंबित था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं भारत यूरोपीय संघ सम्मेलन पर विदेश मंत्रालय ने प्रेस ब्रीफिंग कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा का शांति और विकास के लिए उपयोग करने को लेकर अहम समझौता हुआ है। The leaders also welcomed the conclusion of an agreement between Euratom, which is the European Atomic Energy Community, and India for cooperation in research and development in the fields of peaceful uses of nuclear energy. साथ ही ये भी कहा गया कि कोविड-19 महामारी को लेकर भी सहयोग को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई है। यूरोपीय संघ ने वैक्सीन अनुसंधान और उसे बनाए जाने को लेकर भारत की भूमिका को सराहा है। Recognizing each other's strength and mutual synergies, such as our role in pharmaceuticals and research, the EU and India agreed to intensify cooperation in response to the coronavirus, including on accessibility and affordability of COVID-19 tools. Both President Michel and President von der Leyen greatly appreciated the timely assistance provided by India in terms of supply of medicines to EU countries. They sought India's active engagement in the initiative of universal and affordable vaccines for all. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 17 जुलाई को लद्दाख का दौरा करेंगे। इस दौरान राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर भी जाएंगे। उनके साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी होंगे। 17 जुलाई को राजनाथ सिंह लद्दाख का दौरा करेंगे और 18 जुलाई को वो जम्मू कश्मीर श्रीनगर का दौरा करेंगे। इस महीने की शुरुआत में 3 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लद्दाख का दौरा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां अग्रिम पोस्ट पर जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया था। पीएम ने थल सेना, वायु सेना और आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात की थी। भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच प्रधानमंत्री ने परोक्ष रूप से कड़ा संदेश दिया था। हालांकि मंगलवार को कोर कमांडर स्तर की चौथे दौर की वार्ता दोनों देशों के बीच हुई है। ये बैठक मैराथन बैठक रही और 14 घंटे से ज्यादा चली। भारत ने चीन को 2 टूक शब्दों में कहा कि चीन को पेंगोंग एरिया में फिंगर 8 से पीछे जाना होगा। साथ ही सैनिकों की तैनाती कम करने के लिए भी अपनी शर्तें रखी। और अब खबर कर्नाटक से। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में 14 जुलाई से 22 जुलाई तक टोटल लॉकडाउन लगाया है, जो कि शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं और पहले से जो तय परीक्षाएं हैं उसमें छूट दी गई है। खबर बिहार से, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य के सभी जिलों में आज से यानी 16 से 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया। दरअसल बिहार में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 10 जुलाई से ही आंशिक लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन आज से शुरू होने वाला लॉकडाउन काफी अहम होगा और अधिकांश प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही अनुमति होगी। वहीं बिहार में बाढ़ की स्थिति नाजुक बनी हुई है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की अक्षीय रेखा के बिहार से खिसक जाने के कारण अब अगले कुछ दिनों में वर्षा में कमी आएगी, लेकिन दक्षिण पश्चिम बिहार में वज्रपात और तेज बारिश की संभावना जताई गई। वहीं चंपारण के बगहा दियारवर्ती क्षेत्र में बाढ़ से बांध क्षतिग्रस्त हो गया। बाढ़ पर पानी घुसने से दियारा में तबाही मच गई। रेल लाइन के लिए अधिकृत जमीन के कच्चे बांध को गंडक नदी की मूर्तिधार ने अपने आगोश में ले लिया, जिससे बांध पर बसे दर्जनों परिवारों के सामने
मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है। बांध पर दियारा के निचले इलाके से कई परिवार शरण लिए हुए हैं। बताया जा रहा है कि भारत नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि नगर गंडक बराज से बीती रात करीबन 3.30 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद गंडक नदी में उफान के चलते बाढ़ और कटाव जैसे हालात निचले इलाकों में पैदा हो गए। लोग मवेशियों के साथ बांध पर शरण लिए हुए हैं। पिपरासी प्रखंड के मघौली, मछहा, भुईधरवा सहित दर्जनों गांवों में बाढ़ का सैलाब आ गया। वहीं अगर बात असम की करें तो लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ ने आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। राज्य के 26 जिलों के 93 राजस्व सर्कल्स में 3,376 गांव पानी में डूबे हुए हैं। पिछले 24 घंटों में बाढ़ का पानी कुछ नए इलाकों में प्रवेश करने की वजह से राज्य में 35,73,564 लोग प्रभावित हुए। बारपेटा जिला राज्य में बाढ़ से सर्वाधिक नुकसान हुआ है, जहां तकरीबन 5.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य के गोपालपाड़ा और मोरीगांव जिले में भी तकरीबन 4 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। राज्य में पिछले 24 घंटों में 7 और लोगों की मौत के साथ ही इस मौसम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 66 तक पहुंच गई। राज्य की नदियां खतरे के निशान से लगातार ऊपर बह रही हैं, जिसकी वजह से 1,27,000 हेक्टेयर फसली जो भूमि है उसे नुकसान पहुंचा। गुवाहाटी शहर में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि राष्ट्रीय आपदा बल एनडीआरएफ और राज्य आपदा बल एसडीआरएफ के नेतृत्व में 180 बोट्स के साथ राज्य भर में राहत और बचाव का अभियान चलाया जा रहा है। अब तक तकरीबन 3,991 लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। और अब खबर आर्थिक राजधानी मुंबई से, जहां अभी तक कुछ स्थानों पर भारी बारिश के साथ अलग अलग स्थानों पर भी काफी तेज बारिश हुई। इस तरह मुंबई में 10 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हो चुकी है, जबकि बांद्रा में 20 सेंटीमीटर, सांताक्रूज में 17, महालक्ष्मी में 13 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 6 घंटे में मुंबई के कई इलाकों में भी भारी बारिश की चेतावनी है। खबर गुजरात से, जहां के सौराष्ट्र इलाके में आज सुबह 7:40 पर 4.5 की तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि मध्यम तीव्रता के इस भूकंप से कहीं भी जान माल के नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं, लेकिन लोग डर की वजह से घरों से बाहर निकल आए। भूकंप का केंद्र राजकोट से 16 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में 10 किलोमीटर गहराई पर स्थित था। राजकोट, अमरेली, जूनागढ़, सुरेंद्रनगर और गोंडल स्थित आसपास के इलाके में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। हम सो रहे थे, अचानक 2 बड़े बड़े वाइब्रेशन आए। नींद में ऐसा लगा कि जैसे कोई घर हिला रहा है। इतना ज़्यादा बड़ा भूकंप था आज। उस दिन था, उससे भी ज़्यादा वाइब्रेशन था और उससे भी ज़्यादा बड़ा भूकंप था। फिर हम घबरा के सीधा नीचे आके घर के बाहर निकल गए। और वहीं सुबह 7:57 पर असम के करीमगंज जिले में भी रिक्टर स्केल पर 4.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र करीमगंज में 18 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। फिलहाल इलाके में भूकंप में किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। और अब बात विश्व युवा कौशल दिवस की, और साथ ही स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की जो 5वीं वर्षगांठ थी, उसके अवसर पर बुधवार को केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान के एक्सटेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। NSTI का ये एक्सटेंशन सेंटर टाकेल ITI परिसर में बनाया गया है। यहाँ ITI में मौजूदा बुनियादी ढांचे और उपकरणों का उपयोग कर शुरू में मोटर मैकेनिक वाहन, बढ़ईगिरी और इलेक्ट्रीशियन के क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम ट्रेड्स में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जाएगी। नई NCTI पूर्वोत्तर के 7 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में इंजीनियरिंग और गैर इंजीनियरिंग जो ट्रेंड्स हैं उसमें 17,683 और 4,085 के मौजूदा 21,766 CITCS प्रशिक्षित जो प्रशिक्षक हैं
उनकी जो भविष्य है उसकी मांग को पूरा करती है, यानी कि युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए काफी अहम। खबर मेरठ से, जहां 50,000 के इनामी बदमाश दीपक सिद्धू को कल रात पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। उस पर हत्या और लूट के दर्जनों मुकदमे दर्ज थे। हत्या के मामले में वो फरार चल रहा था। राहगीरों से लूट की खबर मिलने पर पुलिस ने उसे घेरने की कोशिश की, लेकिन बदमाश ने गोली चला दी। पुलिस के मुताबिक दीपक सिद्धू को एक गोली लगी थी और इसके बाद उसे अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। सिद्धू पर हत्या और लूट के कई मुकदमे दर्ज थे। मुठभेड़ के दौरान सिद्धू का एक साथी भी था, लेकिन वो मौके से फरार हो गया। मुठभेड़ में एक दरोगा भी घायल हुआ है। कोरोना महामारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भारत में लगातार बढ़ रही है। देश में लोगों के कोरोना से ठीक होने की जो रिकवरी रेट है वो अब 63.25% हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 6,12,814 लोग इस संक्रमण से अब तक ठीक हो चुके हैं। फिलहाल देश में 3,31,146 कोरोना के सक्रिय मामले हैं, जबकि 24,915 लोगों की इससे मौत हुई है। वहीं दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी का कहर जारी है। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित शीर्ष देशों में अमेरिका, ब्राजील, भारत, रूस और पेरू हैं। विश्व भर में अब तक इससे 1,35,00,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 5,82,600 लोगों की मौत हो चुकी है। 75,22,000 से अधिक लोग इस महामारी को मात दे चुके हैं। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में 2,19,000 संक्रमण के नए मामले सामने आए। सर्वाधिक प्रभावित देश अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 34,91,000 से अधिक हो चुकी है। वहीं इससे मरने वालों की संख्या 1,37,300 के करीब है। अमेरिका में इससे 10,76,000 के करीब लोग इससे ठीक हो चुके हैं। वहीं 19,66,000 से अधिक मामलों के साथ ब्राजील संक्रमण के मामले में दूसरे स्थान पर है। ब्राजील में अब तक 75,366 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीबन 13 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी को मात दे चुके हैं। खबर अमेरिका से, जहां अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने घोषणा की कि अमेरिकी विदेश विभाग का हुआई जैसे चीन की जो टेक कंपनीज हैं उनके कर्मचारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाएगा। उन्होंने आसियान देशों का समर्थन करते हुए इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर समाधान किए जाने का समर्थन भी किया। The United States has a Huawei announcement of our own today. The State Department will impose visa restrictions on certain employees of Chinese technology companies like Huawei that provide material support to regimes engaging in human rights violations and abuses globally. और अब खबर ट्विटर से जुड़ी हुई। दुनिया की नामचीन हस्तियों का ट्विटर अकाउंट कल हैक कर लिया गया। हैक किए गए अकाउंट्स पर पोस्ट के जरिए बिटकॉइन में दान मांगा गया। हैक किए गए अकाउंट्स में मशहूर कारोबारी एलन मस्क, अमेरिकी नेता जो बिडेन, बिल गेट्स, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और एप्पल के ट्विटर हैंडल शामिल हैं। ट्विटर इस मामले की जांच कर रही है और इस दौरान इन अकाउंट्स के पासवर्ड रीसेट नहीं किए जा सकेंगे और न ही ट्वीट किया जा सकेगा। बराक ओबामा, अमेरिकी रैपर कान्ये वेस्ट और अन्य के ट्विटर अकाउंट से एक ही तरह का ट्वीट कर बिटकॉइन के रूप में दान मांगा गया। कुछ ही देर में हैकर्स को सैकड़ों लोगों ने $1,00,000 से अधिक का दान किया। पोस्ट किए जाने के चंद मिनटों के भीतर ही ये ट्वीट्स डिलीट भी हो गए। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि आखिर किसने इन जानी मानी हस्तियों के ट्विटर अकाउंट को निशाना बनाया है। खबर रशिया से, रूस की राजधानी मॉस्को में हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान दर्जनों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लोग राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अगले 16 वर्षों तक सत्ता में बनाए रखने के लिए किए गए संवैधानिक सुधारों का विरोध कर रहे थे। सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारी पुतिन के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। कोरोना के कहर के कारण मॉस्को में सामूहिक समारोह पर प्रतिबंध चल रहा है। रूस में इस महीने की शुरुआत में वोटिंग के जरिए देश के संविधान में संशोधन किया गया था, जिसके बाद पुतिन के 2036 तक राष्ट्रपति बने रहने का रास्ता साफ हो गया था। खबरें खेल जगत से जुड़ी हुई। फीफा विश्व कप 2022 के लिए बुधवार को कार्यक्रम की पुष्टि हो गई। कतर 2022 टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज के दौरान विश्व कप के प्रशंसक 11 घंटे में
टेलीविजन पर एक दिन में अभूतपूर्व 4 गेम देख पाएंगे। दोहा और उसके आसपास के स्थानों के लिए अपेक्षाकृत कम यात्रा दूरी के साथ वहां उन प्रशंसकों के लिए संभव हो सकता है जो प्रत्येक दिन कई खेलों में भाग लेने की उम्मीद रखते हैं। 21 नवंबर को टूर्नामेंट का शुरुआती खेल 60,000 क्षमता वाले अल्बर्ट स्टेडियम में होगा, जिसमें विशिष्ट टेंट शैली होगी। 18 दिसंबर को फाइनल 80,000 लुसेल स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जो इससे पहले सेमीफाइनल की मेजबानी भी करेगा। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला आज से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला साउथहैम्पटन में खेला जाएगा, जहां वेस्टइंडीज ने 4 विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की। वेस्टइंडीज अगर मैनचेस्टर टेस्ट भी अपने नाम कर लेती है तो टीम सीरीज को अपने नाम कर पाएगी। इसी के साथ वो 32 साल में पहली बार इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीतने का कारनामा भी कर सकते हैं। इससे पहले विंडीज टीम ने 1988 में इंग्लिश टीम को उसी के घर में 5 टेस्ट की सीरीज में 4-0 से हराया था। इंग्लैंड की बात करें तो दूसरे टेस्ट में कप्तान जो रूट की वापसी से टीम की मजबूती तय होगी। केंद्र सरकार ने ग्रामीणों और किसानों का विशेष ध्यान रखते हुए उनके लिए स्वामित्व योजना बनाई है। इसकी शुरुआत वाराणसी के गांव से हो रही है। इस योजना के जरिए ड्रोन से गांव में सर्वे कराया जा रहा है ताकि घर और खेत का सही लेखा जोखा मिल पाए। केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने अपने स्वामित्व योजना की शुरुआत वाराणसी जिले के सेवापुरी ब्लॉक के 5 गांव से की है। इसमें सर्वे ऑफ इंडिया और राजस्व विभाग ड्रोन के जरिए एक हवाई सर्वे कर रहा है ताकि गांव के घर और जमीन का सही लेखा जोखा सरकारी अभिलेखों में मिल सके। इसके 5 गांव पायलट प्रोजेक्ट की तरह सेवापुरी ब्लॉक में लिए गए हैं। उनका ड्रोन सर्वे ऑलरेडी चालू है। वो केवल ग्रामीण क्षेत्र की आबादी के लिए ही है। उसी आबादी में किस व्यक्ति का कितना एरिया है वो सब उसमें डिमार्केट किया जाएगा। उसकी कंप्यूटर ऑनलाइन फीडिंग की जाएगी और बाकायदा उसके कंप्यूटराइज रिकॉर्ड जनरेट किए जाएंगे। उनका एरिया मैच किया जाएगा, डिजिटल मैप उनका बनाया जाएगा। जिन गांव में हवाई सर्वे हो रहा है वहां के किसान खुश हैं। इसके तहत जो हम लोगों का घर है, लैंड है, उस पर भी हम लोगों को लोनिंग मिल सकता है। तो जो हम केसीसी के थ्रू जो लाभ ले रहे थे वो अपने घर पर भी लोन लेके उसका लाभ ले सकते हैं। इस योजना के तहत हमें कहीं भी लोन मिल सकता है। हमारे घर का आसपास कोई वाद विवाद नहीं होगा कि जगह को लेके, और हमें इस योजना से हमें लाइट बिल भी मिलने वाली है। इस सर्वेक्षण का लाभ देश के सभी गांव को मिल सके, इसके लिए सरकार की ओर से 4 साल का लक्ष्य रखा गया है। इस स्वामित्व योजना से जहां किसानों और ग्रामीणों को वास्तविक भूमि का पता चलेगा और उनको वास्तविक स्वामित्व का पता चलेगा, उसका फायदा ये होगा कि वो सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसे बैंक से लोन लेना या जो सब्सिडी मिलती है सरकार की तरफ से, उसका सीधा फायदा उन्हें मिलेगा। साथ ही जो पुराने कई विवाद जमीनों से संबंधित चले आ रहे हैं गाँव में, उनसे भी उनको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि वो अपनी वास्तविक भूमि को जान सकेंगे। कैमरा पर्सन डॉक्टर अजय सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी, सेवापुरी। और अब बात स्वच्छ भारत अभियान की, जिसके तहत स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए काफी संस्थाएं अपनी अहम भूमिका निभाती हुई नजर आ रही हैं। बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान भी बीपीसीएल के साथ मिलकर देश के अलग अलग हिस्सों में काफी प्रयासों में जुटा हुआ है। पंजाब में भी इस संस्था ने ग्रामीणों को स्वच्छता का महत्व समझाने के साथ उन्हें विशेष कोविड सुरक्षा किट प्रदान की। देखते हैं खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी से संबंधित समस्याओं के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान चिकित्सा दल की उपस्थिति में गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक बना रहे हैं। पंजाब के गुरदासपुर में दोरंगला गांव में सामाजिक दूरी को अपनाते हुए लोगों को विशेष कोविड सुरक्षा किट प्रदान की गई, जिसमें कूड़ादान, फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर वितरित करने के लिए एक डोर टू डोर अभियान चलाया गया। गुरदासपुर जिले विच दोरंगला पिंड विच कोरोना के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी है। घर जाके सैनिटाइजर वंडे है, मास्क वंडे है, कूड़ेदान दिते है। यही नहीं, साडे डॉक्टरां ने घर जाके लोगों को कोरोना बारे जानकारी दी है ते उहदे नाल लड़न लई उन्हां नूं शक्ति भी दी है। पंजाब में गुरदासपुर के दोरंगला गांव में 400 ग्राम परिवारों को विशेष कोविड सुरक्षा किट प्रदान की गई,
स्वच्छता पखवाड़ा 2020 के तहत CSR पहल के रूप में बिसनौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान के साथ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई। पेट्रोलियम की तरफ से स्वच्छ भारत के अंतर्गत गुरदासपुर दोरंगला में ये कार्यक्रम करने आए हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें, पूरे देशवासी हमारे साथ जुड़ें और स्वच्छता को अपनाएं, अपना योगदान दें, अपने 100 घंटे दें, अपने 2 घंटे रोज श्रमदान करके अपना योगदान दें। गौरतलब है कि बिसनौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान एक गैर सरकारी संस्था है जिसका दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में विभिन्न सतत आजीविका परियोजनाओं के जरिए महिला सशक्तिकरण का 18 वर्ष से भी ज्यादा का ट्रैक रिकॉर्ड है। गिरीश निशाना के साथ बिशंबर बिट्टू की रिपोर्ट, DD न्यूज, गुरदासपुर, पंजाब। और अब बारी हमारे सेगमेंट DD डिलाइट्स की, जिसमें हम लेकर आए हैं आपके लिए इस सप्ताह दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले सुपरहिट सीरियल्स की कुछ झलकियां। आप इनका आनंद लीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।